नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न फाइंड द मिक्सिंग नंबर के पैटर्न पे आधारित है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। और ये हम देखते हैं कि इसमें जो नंबर्स हैं एक नंबर सीरीज़ के रूप में हमें दिए हुए हैं। इस सीरीज़ में जो नंबर्स का आपस में संबंध है, जो लॉजिक ये फॉलो कर रहे हैं, वही लॉजिक स्टडी करके हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। अब अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि ये जो सभी संख्याएं हैं ये किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। जैसे 4 2 का वर्ग है, 196 हम जानते हैं 14 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 169 169 13 का वर्ग है, 144 12 का वर्ग है और 8 का वर्ग है 64। तो हमने देखा कि ये सभी संख्याएं किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। अब इसको अगर हम ध्यान से स्टडी करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 का वर्ग, उसके बाद एक संख्या छोड़ के दिया हुआ है 4 का वर्ग, मतलब +2 हुआ। फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क है। अब दूसरे नंबर पे जो संख्या दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है 14 का वर्ग, फिर एक नंबर छोड़ के दिया हुआ है 13 का वर्ग, मतलब -1 हुआ। फिर 13 के वर्ग के बाद फिर से यहाँ पे एक नंबर छोड़ के दिया हुआ है 12 का वर्ग, मतलब फिर से -1 हुआ। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, एक एक नंबर छोड़ के पहले -1 के वर्ग हुआ है, यहाँ पे एक नंबर छोड़ के +2 हुआ है। अगर हम यहाँ पे भी +2 कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 करने पे ये 4 का वर्ग था तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग। 6 का वर्ग मतलब 36। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अगर हम 36 लिख दें और फिर आगे वाले संबंध को स्टडी करें तो 36 के बाद दिया हुआ है 8 का वर्ग मतलब 64, मतलब यहाँ पर भी +2 हो जाएगा। तो पैटर्न कैसा चल रहा है, एक एक नंबर छोड़ के वो जोड़े जा रहे हैं और उसका वर्ग किया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हो जाएगा 6 का वर्ग, 6 का स्क्वायर 36, और फिर एक नंबर छोड़ के +2 करेंगे तो ये 8 का वर्ग हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 36। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें विजुअल एनालॉगी से संबंधित सवाल दिया हुआ है, जिसमें हमें ये देखना है कि कौन सा शब्द या कौन सी संख्या शब्दों का समूह सूची की प्रवृत्ति का अनुसरण करता है। मतलब ये जो नंबर्स, ये जो लेटर्स हैं, वो एक निश्चित ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, एक निश्चित नियम को का पालन कर रहे हैं। हमको वही नियम ढूंढ के इस रिक्त स्थान पे आने वाली समूह को ज्ञात करना है। अब अगर हम इसमें देखें ध्यान से तो हम पाते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है P, फिर दिया हुआ है Q, और Q के बाद फिर दिया हुआ है P P P, 5 बार P दिया हुआ है और फिर से Q दिया हुआ है। अगले समूह में बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि शुरू में एक बार की जगह अब यहाँ पे 2 बार P हो गया है, फिर आया है Q, फिर 1 2 3 4 बार P हुआ है और फिर Q आया है। तो आखिरी वाला Q तो यहाँ पे कांस्टेंट है, स्थिर है। यहाँ पे भी आखिरी में Q है, यहाँ पे भी आखिरी में Q है। इस वाले समूह में क्या हुआ है, Q एक स्थान राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है और बीच में जो नंबर ऑफ पीस थे, पहले में यहाँ पे 5 थे, अब यहाँ पे 4 हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले समूह में। अगले समूह में हमने देखा तो यहाँ पे हो गया ये 3 बार P, फिर आया Q, और अब जो बीच में P थे वो एक और कम हो गया है। यहाँ पे थे 4 1 2 3 4, अब यहाँ पे बचे 1 2 3 और ये वाला Q स्थिर है। तो क्या ट्रेंड हो रहा है कि जो बीच वाला Q था वो हर एक अगले समूह में एक एक स्थान राइट की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। यहाँ पे भी राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, यहाँ राइट की तरफ शिफ्ट हुआ। अब इधर भी देखें तो यहाँ पे हो जाता है 4 बार P, फिर जो आखिरी में बीच में जो 2 P दिए हुए हैं, अब ये 2 ही बचते हैं। तो Q एक स्थान राइट की तरफ शिफ्ट हुआ। यहाँ पे भी यही हुआ है, इस समूह में एक स्थान और शिफ्ट हुआ, तो आखिरी में सिर्फ एक ही, दोनों Q के बीच में सिर्फ एक ही बचा P।
तो अगले वाले समूह में क्या हो जाएगा, ये Q एक स्थान और राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो कैसा समूह संख्या बनेगी ये बनेगी Q, फिर इधर Q और बाकी सब P, ये P, तो 6 बार P और 2 बार Q, इस तरीके से हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है, जिसमें हमें कहा गया है कि यदि एप्रिसिएशन को ये वाली संख्या के रूप में लिखा जाए तो आप रिसेप्शन को कैसे लिखेंगे। बस इस सवाल को करने के लिए हमें एक ट्रिक का फॉलो करना है। हमको ये देखना है कि एप्रिसिएशन जो अंग्रेजी का वर्ड दिया हुआ है उसमें जो जितने लेटर्स हैं वो इस बड़ी संख्या में दिए हुए प्रत्येक संख्या के नंबर के बराबर है क्या। जैसे कि एप्रिसिएशन में मान लेते हैं, हम गिन लेते हैं कितने नंबर हैं, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस संख्या में कितने अंक हैं वो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे भी 12 लेटर्स हैं और यहाँ पे भी 12 अंक है। तो हमारा सवाल का उत्तर काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। हमें जो वर्ड दिया हुआ है उसको हमको यहाँ लिखना है। तो ये है एप्रिसिएशन, A P T R E C I A T I O N। इसके सामने कौन सी संख्या दी हुई है, ये दी हुई है 1 7 7 8 3 2 4 8 3 2 4 1 9 4 6 5। तो बस हर एक लेटर के सामने जो अंक दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, रिसेप्शन को कैसे लिखेंगे। तो रिसेप्शन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं R E T E P T I O N। R के सामने कौन सा वर्ड अंक दिया हुआ है, R के सामने दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। ई के सामने कौन सा अंक दिया हुआ है, ई के सामने दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। सी के सामने कौन सा अंक है, सी के सामने है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ई के सामने कौन सा अंक है, तो ई के सामने है, अभी हमने देखा ई के सामने है 3, तो हम यहाँ पे फिर से 3 लिख देंगे। पी के सामने कौन सा अंक है, पी के सामने हमने देखा यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7, 2 बार 7 है, तो हम पी के सामने 7 लिख देंगे। टी के सामने कौन सा शब्द है, कौन सा अंक है, टी के सामने है 9, तो ये हम यहाँ 9 लिख देंगे। आई के सामने 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। ओ के सामने 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। और एन के सामने 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 83237945। देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, 83237945। काफ़ी सरल सवाल था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिलेशनशिप से संबंधित सवाल है, जिसमें हमें कहा गया है M P का बेटा है, Q O की पुत्री है, जो P का पति है, M O से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, अब हमसे कहा गया M P का बेटा है, तो P अगर यहाँ पे है मान लेते हैं और M उसका बेटा है, तो ये एक लेवल नीचे M आ जाएगा, और बेटा है इसलिए मतलब कि मेल जेंडर है तो प्लस का साइन आ जाएगा। M P का बेटा है, और फिर आगे क्या कहा गया है, Q O की पोती है, Q O की पोती है जो P का पति है, O की पोती है, और O
जो पी का पति है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। पी का पति है मतलब पी का पति है तो उसके पैरेलल में आ जाएगा, मान लेते हैं वो यहाँ पे है क्यू, और पी का पति है मतलब सॉरी ये ओ की पति है तो ये ओ हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ। मैं इसका मिटा के ओ लिख देता हूं। वो पी का पी है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और पी हो जाएगा माइनस। अब क्यू ओ की पोती है मतलब यहाँ पे एक लेवल तो यहाँ आ जाएगा और दूसरा लेवल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन है, क्यू है, और क्यू पोती है तो माइनस मतलब फीमेल जेंडर है। अब हमसे क्या पूछा गया है, एम ओ से किस प्रकार संबंधित है, एम ओ से किस प्रकार संबंधित है। तो एम पी का बेटा है तो पी एम की माता जी हो गई, मम्मी हो गई, और हमसे एम और ओ का संबंध पूछा है तो ओ पी का पति है तो एम भी ओ का बेटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि कुछ समीकरण एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। मतलब ये जो कुछ समीकरण दिए हुए हैं ये एक निश्चित कोड के आधार पर हल किए गए, तो हमें उसी का पता करके इस प्रश्न को क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या कहा गया है हमसे, 1 धन 4 बराबर 9। तो 1 और 4 को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, 5। अब इस समीकरण में अगर हमको 9 लाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 4 में 2 का गुणा कर दें तो हमें 9 मिल सकता है। 1 धन 4 गुणित 2 बराबर हो जाएगा 1 धन 8, और ये कितना हो जाएगा, 9। दूसरे वाले में क्या किया गया है देखते हैं। दूसरे वाले में कहा गया है 2 धन 8 बराबर 18। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसमें 2 का गुणा करें तो ये 2 धन 8 दूनी 16, तो ये कितना हो जाता है 18। मतलब दूसरी वाली संख्या में 2 का गुणा किया जा रहा है और पहली संख्या जोड़ी जा रही है, ये हो रहा है। तीसरे समीकरण में देखते हैं। तीसरे समीकरण में क्या हुआ है, 3 धन 6 बराबर 15। अगर हम इस यही लॉजिक लगाएं कि दूसरी वाली संख्या में 2 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 12, और इसमें अगर 3 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 15। तो इसी प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या जाएगी, 7 धन 8। तो ये क्या हो जाएगा, 8 का दुगुना कितना होता है 16, और उसमें अगर हम 7 जोड़ देंगे तो ये कितना मिलेगा हमको, 16 और 7 23। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में भी हमसे रीजनिंग का जो सवाल है उसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। इन दोनों लेटर्स में आपस में जो संबंध है वही संबंध हमको ढूंढना है, और उसी संबंध के आधार पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उस संबंध को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कैट, और अनुपात में उसके सामने दिया हुआ है हमें 3 1 2 0। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये संख्या हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी अल्फ़ाबेट और नंबर हमको दिए हुए हों तो एक कोशिश हमको ये करनी चाहिए कि अल्फ़ाबेट्स का न्यूमेरिकल प्लेस से हमको शायद कोई हिंट मिल सकती हो। तो अगर हम यही लॉजिक यहाँ पे लगाएं तो हम जानते हैं कि ABCD में कितने 26 अक्षर होते हैं, और इसको अगर हमें ऐसे लिखें ABCD और अंत में XYZ, तो ये कितना, अगर हम ए का स्थान देखें तो ये क्या हो जाएगा, पहले नंबर की संख्या होती तो ए के सामने 1, बी दूसरे स्थान की तो 2, सी 3, डी 4, और इसी प्रकार टोटल 26 होते हैं तो Z 26 हो जाएगा, Y 25 हो जाएगा और X 24 हो जाएगा। तो ऐसे ही लॉजिक अगर हम लगाएं तो C के लिए कौन सी संख्या दी हुई है, C के लिए दिया हुआ है 3। ए कौन से स्थान पे आने वाली संख्या है, पहले नंबर पे,
और टी कौन से स्थान पे आने वाली संख्या है, तो टी आने वाली है 20वें स्थान पे आने वाली संख्या है, टी का स्थान 20वां होता है। तो यहाँ पे ये जो नंबर हमको कैसे मिला है, सी का 3, ए का 1 और टी का 20, तो ये 3120 इस प्रकार प्राप्त हुआ है। अब अगर हमको इसी प्रकार मैट ज्ञात करना हो तो क्या होगा, एम ए टी, एम का कौन सा स्थान होता है, अल्फ़ाबेट की सीरीज में एम का होता है 13वें नंबर का स्थान, उसके बाद ए का होता है पहले नंबर का और टी का होता है 20वें नंबर का। तो 13120 ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 27:23 है। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर 200 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो हमसे क्या कहा गया है कि 27 और 23 में के अनुपात में बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। हमें टोटल लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। दो तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और एक पहले फंडामेंटल तरीके से कर लेते हैं। तो माना बॉयज़ जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है, वो है 27x है, और लड़कियों की गर्ल्स की संख्या कितनी है, वो है 23x। अब हमसे क्या कहा है, लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर 200 है, मतलब बॉयज़ माइनस गर्ल्स करें तो कितना होता है, बॉयज़ नंबर ऑफ बॉयज़ माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स करें तो अंतर हमको मिलता है 200 का। अगर बॉयज़ को देखें तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है, ये हमें दिया गया 27x और गर्ल्स दी हुई है 23x बराबर 200। 27 में से 23 गया तो ये बचता है 4x बराबर 200। तो x का मान कितना हो जाएगा, 200/4 मतलब 50। अब हमसे क्या पूछा गया है, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी है, 27x, तो 27 बॉयज़ बराबर 27x मतलब कितना हो जाएगा, ये 27 गुणित 50। तो ये इन दोनों का आपस में गुणा करने पे क्या मिलेगा हमको, 27 दूना 50, 1350 मिलेगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 1350 होगा। ये तो बिल्कुल हमने बेसिक तरीके से, फंडामेंटल तरीके से किया। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जब भी हमको अनुपात दिया हो, तो अनुपात दिया है 27 अनुपात 23 और उन दोनों का अंतर दिया हो, तो हम इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों अनुपात वाली संख्याओं में कितना अंतर है, यहाँ से यहाँ पे 27 है या 23 है, अंतर कितना हो गया, डिफरेंस 4 का हो गया। और ये तो अनुपात में अंतर हुआ, लेकिन हकीकत में वास्तविकता में ये अंतर कितना है, 4। ये 200 के बराबर है, मतलब 4 अनुपात 200 के बराबर है। तो एक अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा, 200/4, मतलब एक अनुपात का कितना मान हो जाएगा, 50। अब हमसे पूछा गया है लड़कों की संख्या, तो ये हो जाएगा 27 गुणित 50। तो ये उत्तर हमारे सामने आ जाता है 1350। इसी प्रकार लड़कियों की संख्या भी हम ज्ञात कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1150। अगर हमसे कुल संख्या पूछी होती तो हम इन दोनों अनुपातों को जोड़ देते, तो 27 और 23 हो जाता, तो ये हो जाता 50, और 50 और एक अनुपात की वैल्यू है 50, तो ये हो जाता 2500 कुल छात्रों की संख्या। इस प्रकार से इस शॉर्ट ट्रिक से भी हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी अच्छा पैटर्न है, ये सवाल है लाभ हानि का। इसमें हमारे काफ़ी सारे बेसिक्स क्लियर होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इम्पॉर्टेंट। इसमें हमसे कहा गया है कि चावल की कीमत में 20% की कमी से एक ग्राहक 800 रुपये में 12.5 किलो 12.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। चावल की मूल कीमत प्रति किलोग्राम क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दुकानदार चावल के रेट में 20% की कमी कर देता है, तो एक
ग्राहक जो 800 रुपये में जितने चावल खरीदता था उससे 12.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो इसमें हमें चावल का मूल्य ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने से पहले हमें सबसे पहले ये मानना होगा कि मान लेते हैं कि ओरिजिनल मूल्य कितना है, माना मूल्य कितना है, हम मान लेते हैं x रुपीस पर केजी, x रुपीस पर केजी। अब हमसे क्या कहा गया, अब जो ग्राहक का बजट था वो कितना था, वो शुरू से 800 रुपये, ग्राहक पहले भी जेब में 800 रुपये लेके आया था और भाव कम करने पे भी उसने अपना बजट कम नहीं करा है, उसने पहले कम खर्च नहीं किए, उसने क्वांटिटी बढ़वा ली है। पहले वो माना कि 100 क्वांटिटी खरीद सकता था, तो अब कितनी खरीद पा रहा है, वो 112.5 किलोग्राम खरीद पा रहा है। अब 20% की कमी करी तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना हो जाएगा, 20% डिस्काउंट के बाद 20% डिस्काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80%, क्योंकि हमने, ये तो 100% मूल्य था, अब कितना हो गया, 80% मूल्य हो गया, क्योंकि 20% की तो हमने छूट दे दी, माना पहले 100 रुपये रेट था, तो 20% की छूट देने पे कितना हो जाएगा, 80। तो ये हो जाएगा 80% गुणित x, ये हो गया 80% गुणित x। तो 20% के डिस्काउंट वाला रेट क्या हो जाएगा, डिस्काउंटेड रेट कितना हो गया, ये हो गया 80/100 गुणित x। इसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, तो डिस्काउंटेड रेट हो जाएगा 4x/5। तो मूल रेट कितना था, x था, और डिस्काउंटेड रेट कितना हो गया, 4x/5। अब पहले ग्राहक 800 रुपये खर्च करता था तो उसको कितने सामान मिलता था, पहले ग्राहक कितने किलो सामान खरीद पाता था, ओरिजिनल क्वांटिटी हम लिख लेते हैं, ओरिजिनल मात्रा कितने में, 800 रुपये में खर्च करने पे कितनी मिलती है, मात्रा का क्या फॉर्मूला होता है, जो कुल आपने पैसा खर्चा किया डिवाइडेड बाय रेट। तो पहले रेट ये था, अब डिस्काउंटेड रेट के बाद मात्रा कितनी हो गई है, डिस्काउंटेड मात्रा, इसको हम लिख लेते हैं मात्रा डिस्काउंट के बाद। तो पहले वो कितना खरीद पा रहा था, पहले वो खरीद पा रहा था 80/x, 800/x। अब को कितना खरीद पा रहा है, अब वो इतना खरीद पा रहा है कि जो पहले आता था उसके लिए उसमें 12.5 किलो वो ज़्यादा खरीद पा रहा है, तो वो खरीद पा रहा है 800 रुपये तो खर्च कर रहा है प्रति किलो में, उसका भाव क्या है 4x/5, और अब ये वाला रेट खर्चा करने के बाद वो 12 किलो ज़्यादा चावल खरीद पा रहा है, 12.5 किलो चावल ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 800/x, और ये तो पहले जो उसको क्वांटिटी मिलती थी, अब बाद में जो क्वांटिटी मिलने लगी है वो कितनी हो गई है, 800/4x/5 बराबर 12.5, क्योंकि उसका बजट तो अभी भी सेम है, वो पहले 800 रुपये में जितना चावल खरीद रहा था अब 800 रुपये में इतनी मात्रा खरीद रहा है। यहाँ तक अब हम आ गए हैं, बस अब हमें ये इक्वेशन को हल करना है, तो अभी हमें हमारा वो सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस इक्वेशन को हल करने के लिए हम इसमें से क्या करते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं, 800 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1/4x/5 बराबर 12.5, और इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 800, इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये यहाँ पे भिन्न उलट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/x
माइनस 5/1/x माइनस 5/4x बराबर 12.5। इसको और आगे हल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x माइनस 4x, और नीचे में आ जाएगा नीचे में हमारे पास आ जाएगा 4x। इसको यहाँ पे हल कर लेता हूँ। इसको इस प्रकार हल करेंगे तो 800 ये हो जाएगा 5x माइनस 4x बटे में 4x बराबर 12.50। तो ये हो जाएगा 800 बटे में ये इन दोनों का अंतर हो गया 1 और ये हो गया 4x बराबर 12.5। और x कितना हो जाएगा, x इस साइड चले जाएगा, ये हो गया 200। तो 200 बटा x, x का मान हो जाएगा 200 बटे 12.5 बराबर x। बस ये रेट हम निकाल लेंगे तो हमें चावल का मूल भाव ज्ञात हो जाएगा। ये हो गया 0। अब इसको 5 से काट लेते हैं, 25 से ही काट लेते हैं। तो 25 पंजा 125 और 25 छंकी 200 और 1 0 और 25 8 200 और ये हो जाएगा 80/5 और ये हो जाएगा 16। तो x बराबर 16 ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमें इसमें कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि संदीप ने 45% अंक प्राप्त किए और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि विमल ने 64% अंक प्राप्त किए तो उसको कुल कितने अंक प्राप्त हुए। तो हमें कहा गया है कि एक स्टूडेंट ने, गीता नाम की स्टूडेंट ने 30% अंक प्राप्त किए हैं कुल अंकों में से। 30% अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन वो फेल हो गई। कितने नंबर से? 50 नंबर से। उसको और कितने नंबर की ज़रूरत थी? 50 नंबर की ज़रूरत थी। दूसरा जो स्टूडेंट था संदीप, उसने 45% अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन उसे न्यूनतम आवश्यक अंकों से 25 अंक ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। मतलब जो नंबर चाहिए था उससे उसको अगर 25 कम भी आते तो भी वो पास हो जाता। तो इन दोनों का इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये हमें, अगर गीता के नंबर में के 30% नंबर में 50 जोड़ दें तो हमको मिनिमम नंबर प्राप्त होते हैं, और अगर संदीप के 45% अंकों में से 25 घटा दें तो भी हमें मिनिमम पास करने के लिए नंबर प्राप्त होते हैं। अब हमको ये ज्ञात करना है कि विमल नाम के व्यक्ति ने, जिसने 64% अंक प्राप्त किए, उसने टोटल कितने अंक, कुल अंक उसके कितने, ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि माना कि परीक्षा में कुल अंक, माना टोटल मार्क कितने थे, माना टोटल नंबर कितने हैं, हम मान लेते हैं x है। तो ये कितना हो जाएगा, गीता ने, अब इन दोनों इक्वेशन को हम, गीता ने x का 30% ज्ञात किया, गीता ने x का 30% प्राप्त किए, 30% ऑफ x, लेकिन 50 नंबर फिर भी और चाहिए थे उसको, और संदीप ने x का 45% ज्ञात प्राप्त किया और उसको 25 नंबर ज़्यादा आए। बस इस इक्वेशन को अब हमको हल करना है। तो ये हो जाएगा 30%, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 30% को 30/100 गुणित x धन 50 बराबर 45/100 गुणित x माइनस 25। इस इक्वेशन को हमको हल करना है। तो ये हो जाएगा 30x और यहाँ पे हो जाएगा 100 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5000
बटे में 100 बराबर ये हो गया 45x, और इधर फिर से 100 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2500 बटे में 100। ये 100 से ये 100 कट जाएगा। तो अब हम इस इक्वेशन को आगे हल करें तो ये क्या हो जाता है, x की संख्याओं को एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 45x माइनस 30x बराबर 5000 धन 2500। तो ये हो जाएगा 15x बराबर 7500। इसको आगे हल कर लेंगे तो x का मान हो जाएगा 7500 बटे 15, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, 2 0 बचेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 500। तो अधिकतम अंक या टोटल मार्क कितने हैं इस परीक्षा के, टोटल मार्क हैं 500। अब हमसे कहा गया है कि विमल नाम के एक व्यक्ति ने 64% अंक प्राप्त किए हैं, तो उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, उसने किए हैं कुल टोटल मार्क्स का 64%। 64% मतलब किसका, 64% 500 का। बस इसको हल करना है तो 64 बटा 100 गुणित 500, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 64 और 5 का गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 5 चौक 20 की शून्य, आता ही 2, 6 पंजा 30 और 2 32, तो ये हो जाएगा 320। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमसे कहा गया है कि एक ट्रेन 400 मीटर और 200 मीटर दो लंबे पुलों को क्रमशः 80 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई हमको ज्ञात करना है। जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो हमें एक बेसिक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ट्रेन की जो लंबाई होती है, मान लेते हैं वो ये है, ये ट्रेन इस दिशा में ट्रैवल कर रही है, इस दिशा में मूव कर रही है, ये इसका इंजन है, ये इंजन है, और यहाँ से यहाँ तक ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x मीटर है। और फिर जब वो प्लेटफॉर्म पे जाती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ये है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट नंबर ए बोल देते हैं इसको, और पॉइंट नंबर बी इसका एंड पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो गया प्लेटफॉर्म, ये हो गई ट्रेन। तो हम ट्रेन को प्लेटफॉर्म पार किया हुआ कब बोलेंगे, जब ट्रेन का जो अंतिम छोर है, अंतिम बोगी है, अंतिम डब्बा है, वो यहाँ पे पहुँच जाए, मतलब ट्रेन इस स्थिति में पहुँच जाए, उसका इंजन जब यहाँ रहे और अंतिम डिब्बा या अंतिम बोगी प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे को पार कर ले। तो ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी यहाँ से यहाँ तक, उसने प्लेटफॉर्म के बराबर की दूरी तय करी और साथ में अपनी खुद की लंबाई भी तय करी। तो ट्रेन द्वारा कुल तय की हुई दूरी कितनी हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं वो ए बी है, और खुद की दूरी कितनी है, हमने माना था x मीटर है। तो ये ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी है। अब हमें इस प्रश्न में क्या कहा गया है, इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक ट्रेन 400 मीटर और 200 मीटर दो लंबे पुलों को क्रमशः 80 सेकंड में पार करती है, 80 सेकंड और 60 सेकंड में। ट्रेन की गति का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ट्रेन की स्पीड तो बराबर ही है, वो उसमें स्पीड के बारे में हमसे कहीं पे भी कुछ नहीं कहा गया है। तो पहले वाले पुल को पहले वाले प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो कितनी दूरी तय करेगी, पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई है 400 और खुद की भी दूरी माना ट्रेन की लंबाई है x मीटर। अब वो पहले वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है, वो समय ले रही है 80 सेकंड का, मतलब वो दूरी कितनी तय कर रही है, 400 मीटर तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो तय कर रही है और x मीटर खुद की लंबाई तय कर रही है। और यही चाल कहाँ पे वो लगा रही है, वो दूसरे वाले प्लेटफॉर्म के लिए भी लगा रही है। दूसरे वाले प्लेटफॉर्म की कितनी दूरी थी, उसकी दूरी थी 200 धन खुद की दूरी की लंबाई x, और कितना समय लगा रही थी वो पार करने में, 60 सेकंड का समय लगा रही थी। बस इस इक्वेशन को हल कर लेंगे तो हमारे पास ट्रेन की लंबाई आ जाएगी।
तो ये 0 से ये 0 कट जाता है, इस 6 का इधर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 गुणित 400 2400 धन 6x बराबर 8 दूनी 1600 धन 8x। तो ये कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन को आगे हम हल करेंगे तो 2400 में से 1600 चले जाएंगे, घट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 800 बराबर 8x में से 6x जाएंगे तो 2x, ये कितना बचेगा 2x बराबर x बराबर 800 बटा 2 मतलब 400 मीटर। 400 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।